हाय स्टूडेंट्स, यूनिट है काइनेमेटिक्स, चैप्टर है मोशन इन ए प्लेन और आज डिस्कस करने वाले हैं एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वेक्टर हैं, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 10 हैं, तो अगर वो एक साथ आप उनको मिला लें, उनको ऐड कर लें, तो उन सब का जो मिलाकर इफ़ेक्ट होगा, अगर उसके बजाय हम लोग केवल एक ही वेक्टर ऐसा ड्रॉ कर दें कि उस अकेले का इफ़ेक्ट भी वही हो जो सारे वेक्टर्स का मिलाकर है, तो जो वेक्टर आता है एक वेक्टर, उसे रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। और इस मेथड को एडिशन ऑफ वेक्टर्स या कंपोजिशन ऑफ वेक्टर कहते हैं, जिस मेथड से आप लोग वो रिजल्टेंट वेक्टर ऑब्टेन करते हो। ओके, तो आप देखिए हमारे पास वेक्टर्स के एडिशन के या कंपोजिशन के 3 लॉज हैं। एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप देखिए कि यहाँ पर जो ट्रायंगल लॉ है ये केवल 2 वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। जो पैरेललोग्राम लॉ है ये केवल 2 वेक्टर्स के लिए है, और जो पॉलीगॉन लॉ है ये मोर देन 2 वेक्टर्स। समझिए, 1 बाय 1 समझिए। पहले हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है। स्टेटमेंट तो आप पढ़ ही लेंगे, बता दूं मैं आप लोगों को। अगर ये एक ट्रायंगल है, अब अगर इसकी जो 2 साइड्स हैं, जैसे कि ये साइड और ये साइड, अगर आप देखिए किसी भी ट्रायंगल की जो 2 साइड्स हैं वो किसी भी सेम ऑर्डर में अगर 2 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिप्रेजेंट की जा सकती हो, जैसे कि आप देखिए कि एक वेक्टर, आप ये मानिए कि ये एक वेक्टर है, ये है, सपोज़ ये है वेक्टर ए, और इसी ऑर्डर में ये दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, ये है वेक्टर बी। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए। डायरेक्शन कौन सी है? ये। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? बी। डायरेक्शन कौन सी है? ये। तो जो थर्ड साइड होगी वो रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगी इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन। इसका मतलब इसका और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा। रिवर्स ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में वेक्टर ए और वेक्टर बी थे उसके रिवर्स ऑर्डर में ये इसका रिजल्टेंट होगा आर, जिसका मतलब होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा और डायरेक्शन ये होगी। तो ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप समझ पा रहे होंगे इस बात को, ठीक है ना।
देखिए ट्रायंगल लॉ से दो वेक्टर्स कैसे ऐड करेंगे ये समझते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल देखिए, ये मानिए कि ये एक वेक्टर है, यह है वेक्टर ए 1 2 3 4 5 6, ये इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कितना मान रहे हैं? ए। मॉड ऑफ वेक्टर ए इज ए। और एक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन से इस एंगल पर है, थीटा एंगल पर। ये तो आप देख रहे हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस था और ये इस एक्स एक्सिस से सपोज थीटा एंगल बना रहा है ये, और इसका मैग्नीट्यूड 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है वेक्टर बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज बी, ये है। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई a प्लस बी बताइए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो आप बता सकते हैं? आप देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि आपको बताना है a प्लस बी, तो मान लीजिए कि a प्लस बी जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर कैपिटल R है। आप लिखेंगे कि वेक्टर R जो कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b है, ये आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे इस लॉ से? आप देखिए, आप एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ट्रायंगल बनाने के लिए पहले, क्योंकि आप बताए कि एक वेक्टर a से एक साइड, दूसरे वेक्टर b से दूसरी साइड, और फिर पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को सेकंड वेक्टर जहाँ ख़त्म हुआ है उसके फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल। ये मेथड है, आप समझ रहे होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से आ गया, तो कहाँ से कहाँ पहुँचा? यहाँ से यहाँ पहुँचा। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कौन सा हुआ? ये। अगर डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो कहाँ से कहाँ पहुँचा? वो यहाँ से यहाँ पहुँचा। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया उसका। इस तरह से निकालते हैं। तो हम लोग क्या करें, एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे इन दोनों वेक्टर से मिलाकर, और सेम ऑर्डर में होंगे। पहले ये वाला वेक्टर बनाएंगे, जहाँ ये ख़त्म होगा वहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, ये साइड बनाएंगे, और फिर ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए थर्ड साइड ड्रॉ करेंगे। और इसका ऑर्डर ये है, कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका ऑर्डर कैसा होगा रिजल्टेंट वेक्टर का? क्लॉकवाइज। ये इसका मतलब होता है, समझते जाइएगा। तो आप देखेंगे कि पहले आप वेक्टर ए बनाएंगे, ये वेक्टर ए विद डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। आप ये वेक्टर बनाएंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। ये हो गया वेक्टर ए। कितना मैग्नीट्यूड है? ए। ओके। जहाँ पर ये ख़त्म होगा वहाँ सेकंड वेक्टर स्टार्ट करेंगे। ये डायरेक्शन भी ये रहनी चाहिए। देखिए डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसी डायरेक्शन में यहाँ से इस सेकंड वेक्टर्स में ऐड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हुआ। ये एंगल कौन सा हुआ? थीटा एंगल पर है इस एक्स एक्सिस से, और ये हुआ वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड है बी। ओके, ये हो जाएगा। अब आप देखिए पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कहाँ है? ये। सेकंड वेक्टर का फाइनल पॉइंट कहाँ है? ये है। अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे जिससे कि ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए। आप लोग इससे इसको ज्वाइन कर देंगे, इससे इसको, ये आपने ज्वाइन कर दिया, और एरो लगाएंगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो आप देखिए वो जो लॉ है कि ये इस ऑर्डर में है, तो रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में होगा, क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन रहेगा। ओके, तो आप देखिए ये रहेगा वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आ गया, जो कि वेक्टर ए से जो एंगल बना रहा है, सपोज ये जो एंगल बन रहा है, सपोज ये एंगल बन रहा है अल्फा, और वेक्टर ए और वेक्टर बी कितना एंगल बन रहा है? ये एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है ना? अगर आप कहें वेक्टर बी और वेक्टर आर के कितना एंगल बन रहा है, तो वेक्टर आर ये है और बी ये है। हमेशा जो आप डायरेक्शन नोट करते हैं ना, वो वेक्टर की निकलती डायरेक्शन से नोट करते हैं। जैसे इसकी डायरेक्शन ये है आर की, और इसकी डायरेक्शन ये है, तो ये जो एंगल बनेगा
ये जो एंगल बनेगा बीटा, ये किससे बनेगा? ये वेक्टर बी से बनेगा। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरह से रिजल्ट निकाल दिया आप लोगों ने। इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा इसको आप निकाल लेंगे, डायरेक्शन ये है ही, तो रिजल्ट निकल के आ गया। अगर आप चाहते हैं कि a प्लस बी नहीं बल्कि b प्लस है, देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि वेक्टर को ऐड करने के लिए जो ऑर्डिनरी एल्जेब्रिक लॉज होते हैं उनको हम यूज़ नहीं करते हैं, वेक्टर लॉज को यूज़ करते हैं, जो कि सिंपली जो एल्जेब्रिक लॉज होते हैं उससे कुछ अलग होते हैं। तो आप देखिए, अगर आपको निकालना है अब b प्लस है और मान लीजिए कि उसका जो रिजल्टेंट है सपोज़ वो s डैश है, तो आप क्या लिखेंगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि अब मुझे r नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए वेक्टर s, जो कब मिलेगा? जब हम वेक्टर b में वेक्टर a को ऐड कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो पहले जो लिखा हुआ वेक्टर है वेक्टर b, वो बनाइए। कैसे? ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वही यहाँ बनाइए। तो आप देखिए पहले वेक्टर b लिखा हुआ है, तो पहले वेक्टर b बना देंगे। हॉरिजॉन्टल से x एक्सिस से थीटा एंगल पर ये वेक्टर b, ये है वेक्टर b। कितना मैग्नीट्यूड है? b। ओके, अब ये इसका इनिशियल पॉइंट है फर्स्ट वेक्टर का, जहाँ पर ये ख़त्म हुआ वहाँ सेकंड वेक्टर स्टार्ट कर देंगे ये। ओके, आप स्केल प्रॉपर मान के बना के देखिएगा, क्योंकि मेरे साथ प्रॉपर स्केल में मान नहीं रहा हूँ, यहाँ पर हम मान ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे मेज़रमेंट करने के लिए नहीं है। आप लोग करके देखिएगा तो बिल्कुल सही निकल के आएगा। अब ये वेक्टर यहाँ से स्टार्ट किया। ओके, ये है वेक्टर a, ये वाला 1 2 3 4 5 6, ये है वेक्टर a। ये सेकंड वेक्टर का फाइनल पॉइंट हो गया। अब क्या करते हैं? इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करके ट्रायंगल क्लोज कर देते हैं। इनिशियल को फाइनल से ज्वाइन करेंगे ये, और ये क्लोज कर दिया ट्रायंगल। तो ये हो गया वेक्टर s इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a। आप देखिए कि अगर किसी भी ट्रायंगल की जो दो साइड्स हैं, ये दो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी ऑर्डर में, आप यहाँ देखिए क्लॉकवाइज, तो जो थर्ड साइड होगी, जब आपने क्लोज कर दिया इसको, थर्ड साइड हो गई है, तो थर्ड साइड रिवर्स ऑर्डर में इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, जो वेक्टर b और वेक्टर a का एडिशन होगा, यानी रिजल्टेंट वेक्टर होगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग बात को। अब आप देखिए कि जो ये वेक्टर s है, ये वेक्टर b से कितना एंगल बना रहा है? ये बना रहा है बीटा। ये मैंने देखिए लिखा हुआ था बीटा, ये वही एंगल है। और वेक्टर a से कितना एंगल बना रहा है? आप देखिए कि इसकी डायरेक्शन तो ये है, और ई डायरेक्शन कौन सी है? ए की डायरेक्शन ये है। ये जो एंगल बनेगा ये अल्फ़ा बनेगा। तो अल्फ़ा जितना यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर होगा, जितना बीटा यहाँ पर होगा उतना ही बीटा वहाँ पर होगा। और अगर आप लोग मेज़रमेंट करेंगे तो वेक्टर s और वेक्टर r, इसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल आएगा। तो अगर दो वेक्टर जो होते हैं, अगर वो मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन दोनों में सेम होते हैं, तो उन्हें हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। ये बात पढ़ चुके हैं कि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर्स, वेक्टर r और वेक्टर s जो हैं ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। तो आप लिखेंगे कि वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर s, आपने फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर्स, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इक्वल vectors, vector r and vector s are of equal magnitude and have the same direction.
सो वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर एस। अब आर कितना है, ए प्लस बी, कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू एस कितना है, बी प्लस ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वेक्टर्स को ऑर्डर चेंज करके भी, दो वेक्टर्स को अगर आप ऑर्डर चेंज करके भी ऐड कर दें तो रिजल्टेंट सेम रहता है। इसलिए जो वेक्टर एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। आप लिखें हैंस वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है वेक्टर एडिशन, ऐसा आप कह सकते हैं। अब देखिए सेकंड जो लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको बता रहे हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके अकॉर्डिंग देखिए बताऊं मैं आपको क्या होता है। इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है, ओके, ओ ए ओ बी, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है भाई। अब मैं आपसे कहूँ कि इस पैरेललोग्राम की सेम पॉइंट से जो दो साइड्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं ओ ए और ओ बी, अगर ये दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें, आप देखिए ये वेक्टर है ओ बी और ये वेक्टर है ओ ए। सपोज़ ये वेक्टर है वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड है ए, ये वेक्टर है वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड है बी, ओके। तो अगर आप लोग इस पैरेललोग्राम का इसी पॉइंट से एक डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे, इसी पॉइंट से, इसी सेम पॉइंट ओ से, यहाँ पर क्या होगा कि सेम पॉइंट ओ से दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, कोइनिशियल वेक्टर जो बताया था मैंने आप लोगों को। तो अगर ये जो दो साइड्स हैं इसकी एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले दो वेक्टर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेंगी, तो उसी पॉइंट से अगर आप डायगोनल ड्रॉ कर देंगे तो जो डायगोनल होगा वो मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों के। इसका मतलब आप इसी पॉइंट से इसका डायगोनल ड्रॉ करिए, ये तो जो ये डायगोनल आएगा निकल के ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। ये इसका स्टेटमेंट है। अब देखिए यही एग्जांपल लेकर हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं। आप लिखेंगे कि अगर दो वेक्टर्स आपके पास वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है तो कैसे आएगा ए प्लस बी। एग्जांपल देखें, कि दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड है ए, और इसकी डायरेक्शन से थीटा एंगल पर ये एक वेक्टर है वेक्टर बी। ये है वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड है बी और ये एंगल है थीटा। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? पैरेललोग्राम मेथड से। आप देखिए, आप लिखेंगे कि आर वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये आपको निकालना है। तो हम लोग जो लॉ पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि एक ही पॉइंट ओ से दो वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी को स्टार्ट करेंगे।
विद डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ओके, तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये एक पॉइंट है O, ये पॉइंट है O, यहाँ से पहले एक वेक्टर बनाइए A, ये A, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये वेक्टर A, इसका मैग्नीट्यूड है A। ओके, इसी पॉइंट से वेक्टर B, इससे थीटा एंगल पर इस वेक्टर A से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड, यह है वेक्टर B, मैग्नीट्यूड है B, ये आपने ड्रॉ कर लिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों साइड से एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे, इसके पैरेलल ये साइड, जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतना ही, और इसके पैरेलल ये आपने कंप्लीट किया पैरेललोग्राम। और इसी पॉइंट O से हम लोग एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे OR, ये होगा। ये आपने डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ये हो गया OR। तो जो ये OR होगा ये रिप्रेजेंट करेगा A प्लस B को, और आप जानते हैं कि A प्लस B और B प्लस A एक ही होता है, कम्यूटेटिव होता है, इसलिए यही रिप्रेजेंट करेगा S को भी। अगर B प्लस A करना है तब भी यही होगा। और आप देख रहे हैं यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रही है बात कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो, अगर ये एंगल थीटा था, वेक्टर A और वेक्टर B के जो एंगल था थीटा, तो जो वेक्टर A से एंगल बनेगा ये होगा अल्फ़ा, ठीक है, ये, और वेक्टर B से जो एंगल बनेगा ये होगा बीटा। आप देख सकते हैं कि चाहे हम ऐसे निकालें, चाहे ऐसे निकालें, चाहे ऐसे निकालें, जो ये वेक्टर निकल के आएगा ये वाला R, ये वाला S, ये वाला R और S, ये सारे वेक्टर जो होंगे ये मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होंगे। अगर आप लोग स्केल से इनकी लेंथ का मेज़रमेंट करेंगे ना, अगर आपने स्केल से इनकी लेंथ का मेज़रमेंट किया तो सेम आएगा। अगर प्रॉपर स्केल मान के आपने ड्रॉ किया है और स्केल से इनका मेज़रमेंट किया इनकी लेंथ का, तो सेम निकल के आएगा, पहली बात। और दूसरी बात, आप लोग एंगल मेज़र करिएगा। अगर आपने ये एंगल मेज़र किया, ये तो जितना ये अल्फ़ा लिखा है वो अल्फ़ा के इक्वल आएगा, जितना बीटा लिखा हुआ है ये बीटा के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों वेक्टर्स जो यहाँ पर आ रहे हैं, जिसको मैं वेक्टर R से, वेक्टर S से, या वेक्टर R और वेक्टर S इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये एक ही वेक्टर्स होंगे, बिकॉज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम होंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो है ही कि A प्लस B, वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A, क्योंकि वेक्टर लॉ जो है, वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है, ये पता लगता है इस बात से। अब हम लोग बात करते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। अगर हमें दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए कैसे यूज़ करेंगे। ये मानिए कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है O। अब इस पॉइंट O पर
बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ओके। मानिए कि एक फोर्स लग रहा है वेक्टर F1, यह है वेक्टर F1। एक फोर्स लग रहा है इस पर, ये लग रहा है F2। एक फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है F3। ये लग रहा है F4, ठीक है भाई। इस तरह से सपोज ये 4 फोर्सेस लग रहे हैं किसी भी एक पॉइंट O पर। अब आपसे कहा जाए कि रिजल्टेंट वेक्टर बताइए कि कैसे आप निकालेंगे, तो इसका जो लॉ है वो लॉ ये है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बता दूं मैं आप लोगों को, इसका मतलब ये है कि अगर जितने भी मैंने वेक्टर बनाए हैं, बहुत सारे वेक्टर आपके पास हैं, तो हम लोग क्या करें, एक पॉलीगॉन फॉर्म करें। ये एक वेक्टर बनाएंगे, फिर 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 ये एक वेक्टर बनाएंगे, ओके। अगर जितने भी वेक्टर्स हैं आप उससे मिलाकर एक पॉलीगॉन बनाइए, सेम ऑर्डर में होने चाहिए। जो इस पॉलीगॉन की साइड्स हैं ये सेम ऑर्डर में सारे वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिप्रेजेंटेड हों। जैसे कि एक वेक्टर ये है, 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 एक वेक्टर ये है। समझ पा रहे हैं ना? तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट, इनिशियल पॉइंट कौन सा था, ये फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, और लास्ट वेक्टर का फाइनल पॉइंट कौन सा है, ये। तो अगर हम लोग जब ये सारे वेक्टर्स को मिलाकर एक पॉलीगॉन बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये आप देखिए साइड क्लोज नहीं है। इसको क्लोज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को लास्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करेंगे और रिवर्स ऑर्डर में डायरेक्शन लगा देंगे। ये लगा देंगे एरो। तो अगर ये वेक्टर होगा A, ये वेक्टर होगा B, ये वेक्टर होगा C, ये वेक्टर होगा D, ये वेक्टर होगा E, ये वेक्टर होगा F, तो जो रिजल्टेंट R आएगा ना, ये जो वेक्टर R आएगा, ये इन सब के कंपोजिशन को या रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो उस केस में वेक्टर R जो होगा, ये होगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D प्लस वेक्टर E, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। ये है पॉलीगॉन लॉ कि सारे वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अगर एक ही ऑर्डर में किसी पॉलीगॉन की साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको क्लोज करने के लिए रिवर्स ऑर्डर में जो आप साइड यहाँ पर लगाओगे वो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इन सब का रिजल्टेंट निकालना है, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4, सपोज़ मैं आपसे कहूँ कि क्या नेट फोर्स होगा, वेक्टर F कितना होगा, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4, अगर ये करना है आप लोगों को, तो आप देखिए इसी जो लॉ बताया था मैंने आपको, पॉलीगॉन लॉ, इसको हम फॉलो करेंगे। पहले एक वेक्टर लीजिए, सपोज़ F1 यहाँ बनाइए विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो आपने यहाँ बनाया वेक्टर F1, ये बनाया, ये विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये बना वेक्टर F1, ठीक है भाई, वेक्टर F1। जहाँ ये ख़त्म हुआ वहाँ से सेकंड वेक्टर F2, ये आप ले आइए उठा के यहाँ से विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये आया वेक्टर F2, ये हो गया वेक्टर F2। जहाँ पर ये ख़त्म हुआ वहाँ से थर्ड वेक्टर F3, ये आप ले आइए यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिए, ये हो गया वेक्टर F3, ये हो गया। जहाँ ये ख़त्म हुआ वहाँ से वेक्टर F4, ये रहा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये यहाँ लगा दीजिए। ये हो गया वेक्टर F4। अब आपने देखा कि फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट था I और लास्ट वेक्टर का फाइनल पॉइंट कौन सा है, F। और आप देख रहे हैं इनका ऑर्डर कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो
तो अब आप लोग इनिशियल पॉइंट को फाइनल से ज्वाइन करके इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर देंगे, क्लोज कर देंगे ये, और एरो ये था एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज यानी इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो ये आएगा रिजल्टेंट फोर्स, ये होगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, समझ रहे होंगे आप बात को। और आप लोग करके देखिएगा कि अगर मैंने लिखा है, मैंने इसको ऐड किया F1 + F2 + F3 + F4, तो ये आया। अगर मैं इसको ऐड करूँ F4 + F3 + F2 + F1, तो भी रिजल्टेंट यही आएगा, हालांकि जो इसका शेप है वो अलग हो जाएगा। अगर आप लोग इसको ऐड करें किसी और ऑर्डर में F2 + F3 + F1 + F4, तब भी निकल के ये आएगा। डिफरेंट ऑर्डर में करें तभी भी यही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी ऑर्डर में इसको अगर आप ऐड कर देते हो तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो वही निकल के आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वही निकल के आएगा जो कि पहले निकल के आया था। इसका मतलब कि ये होता है एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर एडिशन होता है ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ये जो वेक्टर एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ, आप लिखेंगे वी फाइंड दैट कि वेक्टर F1 + वेक्टर F2 + वेक्टर F3 + वेक्टर F4 ये इक्वल होगा वेक्टर F4 + वेक्टर F3 + वेक्टर F2 + वेक्टर F1, ये इक्वल होगा वेक्टर F2 + वेक्टर F3 + वेक्टर F1 + वेक्टर F4 एंड सो ऑन। बहुत सारे ऑर्डर में अगर आप लोग लगा भी देंगे तो रिजल्टेंट सेम निकल के आएगा। और कितना होगा वो होगा वेक्टर F, सेम रिजल्टेंट निकल के आएगा, सेम रिजल्टेंट, रिजल्ट सेम रहता है, इसलिए जो वेक्टर एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है। आप लिखेंगे हेंस वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। किसी भी ऑर्डर में अगर आप लगाएंगे तो सेम आएगा। तो ये सेक्शन कंप्लीट हुआ एडिशन ऑफ वेक्टर्स का। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। तब तक आप इसको ठीक से याद करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक बाय बाय।